नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। हमारे खास शो देख रहा है इंडिया में आपका स्वागत है। और यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल में आज 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथ पर रीपोलिंग हो रही है। सिर्फ इन 15 पोलिंग बूथ पर भी आज हंगामे और बवाल की खबरें सामने आई। आज भी जगह जगह पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और 24 परगना में तो बड़ा बवाल देखने को मिला, जहां पर लोगों को कहना है, उनका कहना यह है कि उन्हें बीजेपी को वोट देने और बीजेपी का आदमी होने के नाम पर जान से मारने तक की धमकियां दी जा रही हैं। यह सब तब हो रहा है जब बंगाल में चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा एजेंसियां मौजूद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बंगाल में यह हो क्या रहा है? क्या 4 मई को बंगाल की असली पिक्चर क्या होगी? अच्छी बात यह रही है कि आज भी 3 बजे तक 72% से ज्यादा मतदान हो चुका है, यानी इस बार जो ये पुनर्मतदान हो रहा है उसमें भी बम्पर वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। समझ जाइए, ये बंगाल है। जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे। यहाँ वोटिंग में हंगामा है, शोर है, बवाल है। ये बंगाल है। हमारे घर में बहुत अत्याचार किया है। यहाँ डर है, घातक धमकियां हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं। ये बंगाल है। 4 तारीख के बाद उसको काट देंगे। बंगाल के 15 बूथों पर रिपोलिंग कराई जा रही है। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। डायमंड हार्बर के 14 और मगरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही वोटर्स की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन सिर्फ 15 बूथ पर रिपोलिंग क्यों कराई गई, उसे समझाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। ये बवाल के हंगामा, ये उपद्रव बता रहा है कि आखिर रिपोलिंग क्यों हुई। मगरहाट हो या फिर डायमंड हार्बर का इलाका, हर तरफ उपद्रव की खबरें आम। बंगाल चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों पर आज की रिपोलिंग के दौरान ये उपद्रव और इससे उपजे हर आरोप आज हर खबर पर भारी है। आज कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता फिर आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से नारेबाजियों का दौर शुरू हो गया। गुटखा खा रहे हैं भाई। अपने अमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। आप बिना किसी डर व भय के निर्भय उस पर मतदान करें। बूथ नंबर 214 और 215 समस्त नागरिकों लेकिन सबसे ज्यादा उपद्रव पश्चिम बंगाल के 24 परगना के फाल्ता विधानसभा इलाके में देखने को मिला, जहां टीएमसी पर लोगों को पूरी तरह से धमकाने, उन्हें मार डालने तक के आरोप लग रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पर रिपोलिंग भी नहीं हो रही, बल्कि यहां लोग टीएमसी के अत्याचार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। उसी दौरान उन्हें धमकाने के आरोप लग रहे हैं। 4 मई के बाद अंजाम भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे आरोप। कल से हमको हमारे घर में बहुत अत्याचार किया है। हमको मारना पीटना, घर से निकाल दिया गया, हमारे गांव में सबको निकाल दिया गया है। तो इससे भी चौकीदार का गिरफ्तार मांग रहे हैं और हमको प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। महिला सुरक्षा चाहिए, रीपोलिंग चाहिए, रीपोलिंग चाहिए, रीपोलिंग चाहिए। मेरा पति का नाम है अनिमेश पोरिया। वो वांटेड हो गया। 4 तारीख के बाद उसको काट देंगे। इस तरह के वर्ड यूज कर, वो वांटेड हो गया, उसको काट कर पीस कर दे। धमकियों से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें कैसे धमकाया जा रहा है, क्या क्या कहा जा रहा है। এবারে আগুন লাগিয়ে দিবে বলেছে আর বলেছে রক্তপাত করে দিব 4 তারিখে। আমরা জিতি আইতর মধ্যে আসি ইসরাফিল টিএমসি ने बोला है टीएमसी के। हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी की साजिश है, जिसके तहत टीएमसी को बदनाम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? इलेक्शन कमीशन क्या ये बंगाल की छवि को बार बार टीएमसी की छवि को खराब करने का दायित्व लेके बैठा है वहाँ पे? सच में इलेक्शन कमीशन कुछ करना चाहता है? ये कार्य है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन कुछ करना नहीं चाहता, उससे बदनाम करना चाहता। सुना आपने, लेकिन इसी के बाद हमारे संवाददाता ऋतिक मंडल ने 24 परगना के उसी इलाके में लोगों से बात की
स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस उन्हें न सिर्फ धमका रही है बल्कि उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसको लेकर टीएमसी के पंचायत प्रधान पर भी गंभीर आरोप। निर्वाचन हो रहा है, वो होने से ही पहले हम किसी ने वोट, वहाँ पे अनेक मैक्सिमम लोग हैं जो वोट नहीं दिया, ठीक है, तो उसके बाद भी हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। लोकल पंचायत प्रधान को गिरफ्तार करने के लिए क्या हुआ था यहाँ पर? इधर वो इस्राइल चकदर ने सबको घर में ढुक के मारा है। ठीक, इस बार के वोट में भी हुआ है? हाँ, अगला वोट में भी वैसा ही हुआ है। कितने साल? कल सुबह में हम दुकान में काम कर रहा था, ठीक है, वो आकर टीएमसी हमको मारा, ठीक है, हमको बोला 5 साल के लिए दुकान बंद करने को बोला। क्यों पता नहीं। वो यहाँ पर 20-30 आदमी था, ठीक है, हमको बोला है तुम किस पर वोट दिया, हम 3 नंबर बोला है इसलिए घापा घाप दे रहा, ठीक है। लगातार इस बूथ से जो है यहाँ पर मांगे उठ रही है एक रिपोल की। तो स्थानीय जो पंचायत नेता है जो पिछले 15 सालों पर यहाँ पर डेरा डाले बैठे हुए, उन्होंने घर घर जाकर महिलाओं को धमकाया और कहने की बात है कि कल से यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। वो कह रहे हैं कि लगातार वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किए। कल भी एक दफे यहाँ पर वो जब रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस ने उन्हें ये वायदा दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुना आपने, किसी को मारा पीटा गया तो किसी ने कहा धमकाकर वोट नहीं डालने दिया गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ऐसे आरोपों से इनकार कर चुकी है। अभी सभी से निवेदन है, हमारे सांबादिक भाइयों से, इफ माई हिंदी इज गुड इनफ, सांबादिक भाइयों से क्लियरली और रैप हमारे पुलिस लोगों से कि नेशनल हाईवे को छोड़ दीजिए प्लीज, क्योंकि आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू स्पीक ऑन दैट। ये 24 परगना में फाल्टा का वही इलाका है जहां के टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर के इलाके में यूपी से पुलिस ऑब्जर्वर बनकर आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा पहुंचे थे, जिन्होंने जहांगीर के परिवार और उनके समर्थकों को हिंसा न फैलाने और लोगों को न धमकाने की चेतावनी दी। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। हालांकि जहांगीर कितने दबंग हैं, कितने रसूखदार हैं, उसकी तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। आज के ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। পুষ্পারা ঝুঁকে নেই, আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। सुना आपने, ऐसे में समझा जा सकता है कि बंगाल में चुनाव में किस तरह से वोटरों पर नकेल कसी जा रही है। जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे समय में सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ताकि 4 मई को सफलतापूर्वक काउंटिंग और परिणाम सामने आ सके, वो भी बिना किसी हिंसा और बिना किसी उपद्रव के। यही बंगाल में फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है। ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ऋतिक हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी दक्षिण 24 परगना से। दिन भर ऋतिक आपने कवर किया है आज की जो पोलिंग थी, बताइए आज का दिन कैसा रहा? कहीं से शिकायतें आई अलग अलग घटनाओं को लेकर, और जो 24 परगना में तनाव पैदा हो गया था वहां पर कैसे हालात? देखिए बहुत ताज्जुब की विषय है कि जिन 15 बूथों पर आज रिपोलिंग की दौर चली वो दरअसल मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के कुल 15 बूथ हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जैसे फॉल्टा में वहां पर भी 33 बूथों से जो है रिपोलिंग की मांग की गई विरोधियों के पक्ष से, लेकिन उस पर अभी भी सवाल निशान बना हुआ है कि वहां पर रिपोलिंग कब होगी। इस बीच फॉल्टा जहां पर आज वोट नहीं है फॉल्टा में, वहां पर तनाव की स्थिति और ये जो जगह है शिराकोल से लगभग बिल्कुल नजदीक में एक गांव में है, जिनका कहना, उन लोगों का कहना है कि 29 तारीख को भी जब यहाँ पर चुनाव हुआ
तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और उनकी अगुवाई कर रहे थे एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के पंचायत प्रधान, जो पिछले 15 सालों से इस पंचायत पर डेरा डाले बैठे हुए हैं। वो लगातार घर घर जाकर उनको धमकाया, वोट डालने से रुकावटें पैदा की। महिलाओं ने मुझे ये भी कहा है जब वो वोट डाल रहे थे तो बिल्कुल पास खड़े थे उनके लोग, ताकि वो सुनिश्चित कर पाए कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ही बटन दब रहा था। इन लोगों से बात करके जो मुझे लगा वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो वो चाहते हैं इस ऐसे मौके पर यहाँ पर रीपोल हो और वो शख्स जो चुनाव के बाद भी उन्हें डरा धमका रहा है, खून की धमकी दे रही है, उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा ऋतिक के उनकी मांगे कहां तक पूरी होती हैं। लेकिन जब आप भी उनसे बात कर रहे थे, दक्षिण 24 परगना में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे। बहरहाल उस पर भी नजर रहेगी, आप भी जानकारी और जुटाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे सहयोगी ऋतिक का दिन भर आज आपके लिए चप्पे चप्पे से खबरें जानकारियां लेकर आ रहे थे, जो इन 15 बूथ पर यहाँ पर रीपोलिंग की गई है पश्चिम बंगाल में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, बंगाल में मतगणना से पहले ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। टीएमसी ने बंगाल चुनाव के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार से जुड़े सुरक्षा कर्मियों को न शामिल करने के फैसले पर आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज उसी याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ममता की अर्जी को यहां पर खारिज कर दिया। ममता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें रखी। चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताया। उन्होंने ऐसे हालात में चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय बलों के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को नियमों के तहत क्यों नहीं रखा जा रहा है। We moved the Supreme Court, and in the Supreme Court we never argued about the constitutionality of the circular. We merely said that whatever the circular is should be implemented by the Election Commission itself. इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग का सर्कुलर नियमों के विपरीत नहीं है। मतगणना अधिकारी चुनना ईसी का विशेषाधिकार है। केंद्र पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती पर कोई रोक नहीं है। गिनती के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहेगा। चुनाव आयोग किसे चुने और किसे न चुने, ये उनके विवेक पर निर्भर है। ये सोचना गलत है कि राज्य के कर्मचारी टीएमसी के वफादार होंगे और केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार के वफादार होंगे। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया था, लेकिन वहां भी दीदी को राहत नहीं मिली। अब टीएमसी इसी पर राजी हो गई है। अब वो खुशी हो या दुखी हो, कोई बात अब वो चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है तो हम लोग इस पे नजर रखे, जो हम लोग को मान्यता देना पड़ेगा, और कुछ बात। टीएमसी मन महसूस कर रह गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसी के बहाने टीएमसी पर नए जुबानी हमले कर रही है। ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि काउंटिंग के दौरान चुनाव आयोग की व्यवस्था ही लागू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको हम दिखाते हैं। चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है, ये जरा आप यहाँ पर देखिए। ईसी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुहर लगा दी है और इस पर बंगाल में चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो बात कही है वो जरा आप देखिएगा। गेम चेंजर इसको चुनाव आयोग यहाँ पर बता रहा है। उनका ये कहना है कि काउंटिंग में कड़े नियम लागू होंगे। काउंटिंग सेंटर 360 डिग्री सीसीटीवी की नजर में रहेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव ही हमारी प्राथमिकता है, ये यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी मनोज्ञा ने, वो बातचीत अब आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के इतिहास में अभी तक के ये सबसे ज्यादा कम हिंसा वाले चुनाव हुए हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है मनोज अग्रवाल जी। ये बताइए कि अब जो रीपोलिंग हो रही है वो कितनी शांतिपूर्ण है और क्या हम ये माने कि अगले 2 दिन भी इसी तरह से गुजरेंगे? रीपोलिंग तो 100% शांतिपूर्ण है। पहले 2 फेज में लाके 80,000 से ज़्यादा बूथ थे, अभी तो खाली 15 बूथ हैं। तो पूरा अटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का, आरओ का, सबका वहीं पे है। एकदम पीसफुल चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। फलता में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें रीपोलिंग चाहिए। कई जगह आरोप लग रहे हैं कुछ नेताओं के नाम लेके कि वोट नहीं देने दिया गया। क्या सोचता है निर्वाचन आयोग इस पर? देखिए, ये तो पब्लिक के आरोप हैं, वो तो सब टीवी में दिखाए जा रहे हैं, पब्लिसाइज हो रहे हैं। लेकिन
रीपोल का मैटर जो वो लोग कह रहे हैं रीपोल करो ये करो, वो कोई हमारे लॉ में कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग जो भी करते हैं, जिस दिन पोल होता है उसका पूरा एनालिसिस करी जाती है, जितनी भी कंप्लेंट होती है उसका हमारा सेट सिस्टम और प्रोसीजर है, और फल्टा में भी वहाँ पे वो सिस्टम प्रोसीजर फॉलो करके डीओ ने और हमारे स्टेट जनरल ऑब्जर्वर जो हैं ईसीआई के, उन्होंने कुछ गलतियाँ निकाली हैं जो निकली हैं वहाँ पे, और वो उन्होंने जो है ईसीआई को बता दिया है। अब फाइनल डिसीजन वहाँ पे ईसीआई लेगा, वहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। जब हम बात कर रहे हैं इस समय सुरक्षा व्यवस्था की, तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने खुद के स्ट्रांग रूम के पास प्रेमिसेस में जाकर बैठी थी, और शशि पांजा और कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में जो हुआ वो गलत है, इतिहास में नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, काउंटिंग रूम जो होता है या स्ट्रांग रूम जो होता है उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एकदम फिक्स्ड है। 3 टायर सिक्योरिटी होती है वहाँ पे, और सब जगह वही सिक्योरिटी है। अब एलिगेशन जो आप कह रही हैं कि 2 कैंडिडेट्स ने लगाया है कोलकाता नॉर्थ काउंटिंग सेंटर में या स्ट्रांग रूम में, वो एलिगेशन एकदम सस्टेन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 7 असेंबली सीट हैं जिनका आपका ईवीएम्स के 7 स्ट्रांग रूम्स सील हुए हैं सबके सामने, आज भी सील्ड है, हमेशा सील्ड रहे। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। नासिक धर्मांतरण केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। निदा खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अब तक फरार चल रही है निदा खान, जिसको पुलिस यहां पर तलाश रही है। एक बड़ी कंपनी में धर्मांतरण के रैकेट के मामले में इसको यहां पर पुलिस अब तलाश रही है, और जो निदा खान की तरफ से जमानत अर्जी यहां पर दी गई थी कोर्ट में, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कोई भी राहत इस मामले में निदा खान को यहां पर नहीं मिली है। निदा खान, जिसका नाम बड़ा सुर्खियों में आया था, एक नामी कंपनी के अंदर धर्मांतरण का एक तरह से एक रैकेट यहां पर चल रहा था, जिसमें कई सारे लोगों को यहां पर प्रभावित करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई थी। इस मामले में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया था वो निदा खान का था, जिसकी पुलिस को अभी भी तलाश है। हालांकि जो राहत के लिए कोर्ट में अर्जी इसकी तरफ से दी गई थी वो कोर्ट ने खारिज कर दिया, जमानत की अर्जी, उसमें कोई राहत यहां पर निदा खान को नहीं मिली है। तो नासिक धर्मांतरण मामले को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आया है। नासिक में टीसीएस में धर्मांतरण का जो मामला सामने आया था उसमें निदा खान की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फिलहाल आप देखिए इस वक्त की सुर्खियां हेडलाइंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात जबलपुर क्रूज हादसे की करते हैं। इसमें बड़ी लापरवाहियों की बात सामने आ रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो प्रबंधन की खामियों को उजागर कर रहे हैं। खराब मौसम को तो नजरअंदाज किया ही गया, साथ ही सबसे अहम लाइफ जैकेट भी तब बांटी गई जब पानी क्रूज में भर चुका था। जैकेट वाला वीडियो ये बता रहा है कि कैसे लोगों की जिंदगी को ऊपर वाले के भरोसे यहां पर छोड़ दिया गया। जबलपुर हादसे से जुड़ा एक और वीडियो जो दिखा रहा है कि हादसे के वक्त किस तरह से खतरे को नजरअंदाज किया गया और हड़बड़ी में खाना पूर्ति तब की गई जब काफी देर हो चुकी थी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्रूज में पानी भर चुका है, लोग घबराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, कैसे बचे। फिर एक शख्स आता है, लाइफ जैकेट के बंधे हुए बंडल को खोलता है और लाइफ जैकेट बांटना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट पूरी तरह पैक्ड है, उनके ऊपर पॉलीथीन चढ़ी हुई है। क्रूज पर चढ़ते वक्त ही जो लाइफ जैकेट लोगों को देनी चाहिए थी, उसकी पॉलीथीन भी तब उतारी जा रही है जब क्रूज में पानी भर गया और वो हादसे का शिकार होने वाला है। सवाल ये है कि लाइफ जैकेट पहले क्यों नहीं दी गई? वो बच्ची जिसने अपनी माँ और छोटे भाई को इस हादसे में खोया, वो भी उस वक्त क्रूज पर सवार थी। उस बच्ची ने बताया कि किस तरह से उसके पिता ने केबिन के लॉकर को तोड़कर लाइफ जैकेट निकाली। ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। जब लाइफ जैकेट आप लोग पहले पहने थे जब क्रूज में गए थे कि नहीं, वो मेरे
मेरे पापा ने और एक अंकल ने निकाला कैबिन का, वो जो कुछ लॉकर था वो तोड़ के, वो उन्होंने खुद से भी नहीं दिया था। जिसको मिला जैकेट मिली, मेरे जीजा और दीदी और 3 बच्चे मेरे पूरे, उनने जो मेरे को बताया वो मैं आपको। हादसे वाले क्रूज के पायलट महेश से एनडीटीवी ने बात की। महेश ने बताया कि उस वक्त काफी ऊंची लहरें उठ रही थी और तभी सबको लाइफ जैकेट पहनने के लिए कह दिया गया था, लेकिन क्रूज पर चढ़ते वक्त किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। लड़कों को बोल दिया था सर अब सबको लाइफ जैकेट पहना दीजिए, अब सभी को लाइफ जैकेट पहन चुके थे। नियम तो ये कहते हैं कि जैसे बोट में बैठते लाइफ जैकेट देना चाहिए, तो लोगों ने पहना नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं सर, वो अपने यहाँ सोचा था कि जैसे बोट चल रही है, अब आप डांस भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं तो नहीं पहनते, जैसे अपन देखो मौसम खराब हुआ फटाफट अपन से आके सबको दे देते हैं। और जैकेट सभी लोगों ने पहन रखा था, किसी ने बाकी नहीं था जो जैकेट ना पहना हो। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि उन्होंने क्रूज ड्राइवर को बोला कि किनारे लगा लो, मौसम बिगड़ रहा है, और क्रूज पायलट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब एनडीटीवी ने ये सवाल क्रूज पायलट से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो कह रहे थे कि जब तेज हवाएं चलने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप किनारे पे ले लीजिए, फिर नहीं लिया? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला है, नवदी साक्षी हैं, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला आप बाहर ले लीजिए। मैं अपने हिसाब वो साइड ही लगाते वहाँ तक वोट पहुँची थी। आप कितने साल से चला रहे हैं? सर 15 साल करीब। 15 साल। कभी इस तरह की तेज हवाएं या इस तरह की तेज आंधी या निकलने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, बट इतना तेज कभी नहीं आया तूफान। क्रूज पायलट महेश हादसे को बयां करते करते भावुक हो गए और कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब एक कुदरती आपदा थी। मैं अपना बयान नहीं कर सकता हूँ, कितना पढ़ा लिखा तो नहीं हो, लेकिन बयान नहीं कर सकता जितना मेरे को हुआ है। रोना आ रहा है आपको भी? जी, मतलब वही देखता, मतलब नींद नहीं आती मुझे, न खाना खाने की इच्छा होती, न बस थोड़ा सा पानी पी गया। अगर वो पीड़ित परिवार सामने आ गए जो उस वक्त क्रूज में सवार थे, जिनके अपने नहीं रहे, तो क्या कहना चाहिए? बस उनसे सर यही प्रार्थना करूँगा, जो मतलब कुदरत ने या प्रकृति ने जो लिखा था उसके लिए आप मुझे भी क्षमा कर दें, हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आपको सब सद्भावना दें कि आप हमेशा मतलब इस चीज़ को भूलने की थोड़ा सा कोशिश करें। इस हादसे से पहले का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि लोग कैसे मजे कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये पल एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। और फिर हवाएं धीरे धीरे और तेज होती गईं और क्रूज हिलने लगा। बच्चे चिल्लाने लगे कि पानी अंदर आ रहा है, और फिर नाव पलट गई। यकीनन जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं, अगर उनको नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो इस हादसे में खत्म हुई जिंदगियां बच सकती थीं। जबलपुर से अनुराग द्वारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखा आपने, ये उस क्रूज के आखिरी पलों की तस्वीरें थी जहां पर कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए लोग गए थे, लेकिन वो वक्त अब जिंदगी भर का मातम उनके लिए बन गया है जो परिवार उस क्रूज में उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल इस क्रूज हादसे में उन लोगों की तलाश की जा रही है जो अब भी लापता है। स्पेशल गोताखोरों की टीम बुलाई गई है जो गहरे पानी में उतरकर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश अब भी कर रही है। जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। 9 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन जो लापता हैं, उनका तीसरे दिन भी कुछ पता नहीं लग पाया है। जबलपुर के कलेक्टर लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रघुवीर जी, क्या अब कितने लोग की तलाश जारी है? यहाँ पर कितने लोग में से? मतलब जो हमारी वो है, ये पहले से जो जारी किया गया है, 4 लोग हैं जिनकी बॉडीज हम लोग तलाश रहे हैं। और अब ये इसमें है कि 48 घंटे के बाद बॉडीज फ्लोट करती हैं, तो इधर मतलब उस तरीके से आ सकते हैं। हम लोग एहतियात के तौर पे ये कर रहे हैं कि एक बार पूरा थॉरली इसको मॉप अप कर लें, कहीं अगर चट्टान वगैरह में दबा हुआ हो, कहीं ये मतलब किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो उसको हटा के उसको ट्रेस कर लें। लापता लोगों को ढूंढने के लिए अब एक खास गोताखोरों की टीम बुलाई गई है जो डैम को रिपेयर करती है और पानी के 120 मीटर अंदर तक जाने में सक्षम है। हमारे पास डीप डाइवर्स आए हैं रिपेयर के लिए, उनको लगा रहे हैं, तो वो भी अपना स्टार्ट करेंगे आज से। डीप डाइवर्स रिपेयर के लिए थोड़ा अगर आप ये बेसिकली अपने डैम के जो हमारे वो काम है, रिपेयर मेंटेनेंस एक रूटीन काम है, चलता रहता है, तो वो डीप डाइविंग करके और उसका सेफ्टी इत्यादि देखते रहते हैं, तो वो लोग आए हुए हैं, तो उनको भी हम इसमें एंगेज कर रहे हैं। क्रूज को पानी से बाहर निकाल लिया गया है, अब बस उन लोगों की तलाश है जो इस हादसे के बाद से लापता हैं। जो क्रूज पर सवार थे, उन्हें खोजने के लिए स्पेशल टीमें लगी हुई हैं।
ये वो जहाज़ का हिस्सा है, अगर मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएं, वो इस क्रूज़ का हिस्सा। और जो जैसा हम जब क्रूज़ के पायलट से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया था कि कैसे इंजन में पानी भरना शुरू हुआ था। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के तमाम अधिकारी, भारतीय सेना के अधिकारी, एसडीआरएफ के लोग और भी जो स्पेशलाइज डाइवर्स हैं, जैसा हमें जानकारी दी गई थी। ये देखिए सामने मेरे कैमरे से होगी अगर आपको दिखाएं तो वो इंजन का हिस्सा, इसको जूम करके दिखाएं। और भारतीय सेना के लोग वहाँ पर हैं जो एक केबिन की बात कह रहे हैं, उसको तलाशने की इस मशीन के ज़रिए कोशिश की जा रही है। और आपको दोनों दिशाओं में और दिखाएंगे वहाँ, अगर उधर पैन करें तो ये देखिए एसडीआरएफ की टीम जो बोट से अभी भी तलाश कर रही है। और अगर थोड़ा सा मैं अपने आगे अपने साथी को लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि उनके एक हाथ में कैमरा है, तो इसे ऐसे में उनके लिए चलना और फ्रेम को बांधे रहना मुश्किल हो जाता है। आगे नहीं जाएंगे हम लोग, और यहाँ से हम सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीछे एक डाइवर्स की और टीम है वहाँ पर, वो लोग भी तलाश रहे हैं। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मशीनिस्ट की पोस्ट पर काम करने वाले कामराज ने अपने घर के 5 सदस्यों को इस हादसे में खो दिया। इनके शव अब जबलपुर एयरपोर्ट से तमिलनाडु में इनके पैतृक गांव भेजे जा रहे हैं। कामराज के परिवार के 2 लोग अब भी लापता हैं। ये कौन है और कैसे आना हुआ था इनका? ये घूमने के लिए सभी पूरा यहाँ आएंगे, बरगी डैम में घूमने के लिए गए है। आप भी थे वहाँ? मैं इनका रिलेशन, मेरा भाई इनका ब्रदर, मैं भाभी है। तो देखिए आंखों में साफ नज़र आ रहा है किस तरह से जो शोक है वो अपने लोगों को खोने का, कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो साफ नज़र देख रही है। तो देखिए सारे परिजन हैं, कितने इनकी आंखों में आंसू हैं, इनका जो गम है वो साफ देख सकते हैं अपने परिजनों को खोने का। महज पिकनिक के लिए, घूमने के लिए बरगी डैम पहुंचे थे, लेकिन अपने परिजनों को एक आंधी और तूफान के बीच में क्रूज़ के डूबने से खो दिया। जबलपुर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ आशीष जैन, एनडीटीवी। तो देखा आपने, बहुत दुखद हादसा था। 9 लोगों की जान गई, 4 की अब भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। जिम्मेदारों को भी यहाँ पर तलाशा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो इतने दिनों से तनाव जारी है, उसके बाद ईरान के अंदर कैसे हालात हैं। एनडीटीवी इस वक्त मौजूद है ईरान में। ईरान के वो इलाके जहां पर अमेरिका ने भारी तबाही मचाई थी, इनमें से एक जगह है करज पर मौजूद B1 ब्रिज। आपको याद होगा अमेरिका ने इस ब्रिज को ध्वस्त कर दिया था। एनडीटीवी के आकल जमील उसी ब्रिज के पास पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश उन्होंने की कि वहां पर कितना नुकसान हुआ। इसके साथ ही आपको तेहरान की सड़कों की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, जहां पर लोग अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के अंदर से ग्राउंड जीरो से आकिल की रिपोर्ट आप देखिए। 2 अप्रैल को ईरान के करज में अमेरिकी स्ट्राइक में तबाह हुए इस B1 ब्रिज की तस्वीरें आपको याद होंगी। इस हमले में करज के B1 ब्रिज को निशाना बनाया गया था, जो तेहरान और करज को जोड़ने वाला एक निर्माणाधीन पुल था। हमले की वजह से इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। एनडीटीवी इसी ब्रिज के पास पहुंचा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे ईरान के करज से आपको दिखा रहा है। और मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा पुल है जिसको मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल के नाम से जानते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो पुल है इसे ईरान का लंग भी बोलते हैं। नीचे जो है वो करज नदी बहती है और इस नदी के ठीक ऊपर जो है ये ब्रिज बनाया गया था। और यहाँ पर यूएस इजरायली अटैक में हमने देखा था कि ज्वाइंट अटैक के अंदर 2 बार जो है ट्विन अटैक किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 10 से 15 लोगों की जो है जाने गई थी और 25 से 30 लोग जो है वो जख्मी हुए थे। ये जो ईरानियन ऑफिशियल डेटा है वो हमें प्राप्त हुआ है। और अगर आप देखें तो एनडीटीवी की जो टीम है एक्सक्लूसिवली सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है इस ग्राउंड जीरो पे सच्चाई दिखाने के लिए। मरियम जरा आगे की तरफ आए, थोड़ा सा ये जगह दिखाएं। ये देखिए अगर आप, तो इस जगह पे पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं और अगर आप देखें तो एनडीटीवी की टीम जब यहां पर पहुंची है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी है। उस दूरी को कम करने के लिए 136 मीटर ऊंचाई वाला ये ब्रिज जो है, यहां देखें आप, उर्दू में जो है लिखा हुआ है वहां पर ईरान। I would like to request her to just zoom in and show, zoom करके जरा दिखाएं कि अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज है पूरा का पूरा, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी शाख थी जो कि सेंट्रल ईरान को जोड़ रही थी। और यूएस का कहना ऐसा था कि कहीं ना कहीं जो ईरानियन गवर्नमेंट है इसको मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज करना चाहती थी।
आज से ठीक 1 महीने पहले इस पुल को अमेरिका इजराइल ने निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 13 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 95 लोग घायल हो गए थे। इंसिडेंट है वो अप्रैल 2 का इंसिडेंट है, तकरीबन आज से ठीक 1 महीने पहले। आप कोइंसिडेंस देखें, मई 2 को जो है आज हम यहाँ पर खड़े हैं। एनडीटीवी की टीम हिंदुस्तान की पहली मीडिया नेटवर्क की टीम है जिसको ईरानियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि हम यहाँ से आकर के इस जगह से आपको जो है वो पूरा का पूरा जो डिटेल है वो दिखा सके। नीचे अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत घाटी है और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी सड़कें हैं जिन सड़कों से होकर जो है हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इस वक्त जो है बहुत तेजी से ईरानियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा जो चीफ इंजीनियर हैं, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये जो ब्रिज है इस पे लगातार काम चल रहा है और आने वाले 2 से 2.5 महीने में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसकी टेक्निकलिटी अगर समझें, ज्योग्राफी के अलावा, हिस्ट्री के अलावा और जो फिजिक्स है और इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई है उस पर उनका कहना है एक कैंटिलीवर ब्रिज है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस ब्रिज पे नहीं पड़ा है और इसको अगर आप देखें तो रिपेयर का जो वर्क है वो इस वक्त इस ब्रिज पे चालू है। तो इस तरह ग्राउंड से आपको एनडीटीवी दिखा रहा है कि इस पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम उतरा हुआ है। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी एक साथ हाथों में ईरान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये कहना ये चाहते हैं कि दुनिया की जो नब्ज है वो अब नए हुर्मुज है, हुर्मुज स्ट्रेट है और हुर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप का गला फंस चुका है और ईरान है कि जो अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये बताना चाहता है कि दुनिया की पॉलिसी, दुनिया की इकोनॉमी तुम डिसाइड नहीं करोगे, बल्कि ये ईरान है जो दुनिया की इकोनॉमी को डिसाइड करेगा। और तो अमेरिका को स्टेट ऑफ हुर्मुज में ईरान ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और उसके पास अब कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन बाकी नहीं बच पाए। यहाँ पर सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट होने के साथ साथ लोग जो है वो कुरान शरीफ भी लेकर के आते हैं, तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। यहाँ पर नमाज में पढ़ते हुए लोगों को हम देखते हैं, इबादत करते हैं और हर एक एज ग्रुप के छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे तक जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। हाथों में खामनेई की तस्वीर लिए लोग मैदान में उतरे हुए हैं और ईरान में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। ईरान से आकिल जमील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।